हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की जो आपकी न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है, द राइज ऑफ एम्पायर्स। इस वाले चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज ड्रिस चैप्टर के आपकी एक्स्ट्रा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, बिग क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन टूडेज वीडियो हम लोग करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के नोट्स। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, आज इस चैप्टर के हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके नोट्स। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम चैप्टर 5 के नोट्स, मैम चैप्टर 5 के नोट्स। 10 के भी आ रही है, आई नो, और 10 के भी बहुत जल्दी नोट्स आएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो जिसके हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीटली समझाया, तो एक बार पहले आप उन वाली वीडियोस को चेकआउट कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इसको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना। यहाँ देखो, मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बनाए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपको जानने की चीजें हैं, जो आपको याद रखने का है, हर एक वो चीज हमने इस नोट्स में आपके इंक्लूड करी है। एंड लास्ट टाइम से आई थिंक नोट्स थोड़े से मैंने डिफरेंट बनाने की कोशिश करी है, कुछ कलर्स का और कुछ टेक्स्ट का यहाँ पे डिफरेंट यूज करके। तो या चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 5, द राइज ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर्स का आना, एम्पायर्स क्या होता है, किंगडम क्या होता है, ये सब आप लोगों को आई होप पता होगा। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के नोट्स कवर अप करे थे, वहां हम लोगों ने देखा था, चैप्टर में देखा था कि जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है। अगर बच्चों आप लोगों ने उन वाली वीडियोस को नहीं देखा हो, थैंक यू, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, एंड की बजाय स्टार्टिंग में ही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर दीज 3000 सब्सक्राइबर्स। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। प्लीज अपने इस प्यार को और मतलब और ज्यादा स्प्रेड करो, और ज्यादा बच्चों तक इस चीज को आप लेके जाओ। आप उन तक वीडियोस को शेयर करो। मेरी काफी बच्चों ने शेयर करा, लिटरली मीन सो मच। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक उसके लिए बहुत नॉर्मल होगा कि हाँ ठीक है, 3000 सब्सक्राइबर्स इतने हैं, व्हाट डज, हाउ डज इट मैटर, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। एंड रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऐसे ही आप लोग ऐसे ही प्यार करो, एंड आई लव यू ऑल बच्चों। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या पता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज अ मोट। मोट क्या होता है? मोट का मतलब वो खाने वाली मोट की बात नहीं कर रही हूँ। मोट का बच्चों बेसिकली मतलब क्या होता है, मान लो ये कैसल है, कोई महल है, कुछ भी है, जब उसके साइड में आपने गड्ढा कर रखा है, कुछ भी आपने कर रखा है, जहां आपने चैनल चैनल क्रिएट कर रखा है, जिसमें आपने पानी फिल कर रखा है। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये होता किस लिए, मान लो एनिमीज यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो पहले उसको इस नदी, किसी को जो भी यहाँ पे स्ट्रीम में, पहले उसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है महल पे अटैक कर सकता है। एक तरीके से अपने डिफेंस में ये बनाई जाती थी पहले के टाइम पे। तो कहते हैं जब हम एक ऐसा चैनल बना देते हैं जिसमें पानी भर रखा होता है, हमने पानी से फिल होता है ये काफी, और ये होता है किस लिए, एनिमीज से, जो हमारे दुश्मन है वो अटैक ना कर सके, अटैक करने के लिए मुश्किल हो उनको, उसके लिए बेसिकली बनाया जाता है। अब आप लोगों को किंगडम और एम्पायर दोनों का मतलब पता है। किंगडम जो एक छोटा सा एरिया होता है, जहाँ पे मान लो नॉर्मल एक एरिया, एक टेरिटरी है, जहाँ पे कोई भी किंग या क्वीन जो है वो राज कर रहा होता है, ये कर रही होती है। लेकिन एम्पायर का मतलब क्या होता है, जब ऐसे कई टेरिटरीज, छोटी छोटी टेरिटरीज या ऐसे कई छोटे छोटे किंगडम जो है जब आपस में मिल जाते हैं, तो वो फॉर्म करता है एक एम्पायर। और एक जो एक एम्पायर पर जो रूल करता है पर्सन, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका एम्परर। ये बात समझ, ये आपको पता है। अच्छा, नेक्स्ट जब मैं बात करता हूँ आखिर एम्पायर के फीचर्स क्या होते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 या 5, हाँ 4 में हमने स्टार्टिंग में एक कोट पढ़ा था बहुत बड़ा सा, जो कौटिल्य ने कहा था। वो कोट, उसमें बेसिकली क्या था, उन्होंने बता रखा था कि उनकी नजर में एक किंगडम एक कैसा होना चाहिए, एक राज्य में क्या चीजें होनी चाहिए। तो वो उनको कुछ चीजें थी। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, जो कौटिल्य का सप्तंग है आपका, लेकिन फिर भी अब बेसिक रूप में क्या उन्होंने कहा था कि किंगडम में ये सब चीजें होनी चाहिए। बाहर के लोग भी अगर कभी आ जाए तो उसको भी वो खिला सके, अपने अपने देश के लोगों की प्रोटेक्शन करे, वेलफेयर करे, ऐसा हो वैसा हो, वो सब कहा था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आखिर उस एम्पायर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होने चाहिए। पहली बात, वो जो एम्पायर है वो एक आर्मी को मेंटेन करता हूँ, मेंटेन्स एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया ट्रिब्यूटरी स्टेट्स। अब पहले इस ट्रिब्यूटरी का मतलब जानो। देखो, एक आपका वर्ड होता है ट्रिब्यूटरी और एक होता है ट्रिब्यूटरीज। अब देखो, ये ज्योग्राफी वाला ट्रिब्यूटरी नहीं है जैसे हम बोले सहायक नदियां, नहीं। यहाँ पे देखो ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, मान लो एक किंग है, किंग ने कुछ जो छोटी रीजनल किंगडम्स वगैरह, जो छोटी छोटी रीजनल स्टेट्स थी, उनके राजा को हरा दिया। लेकिन हराने के बाद भी उसने कहा यहाँ पे तुम ही राज करो, मैं तुमको नहीं कहूंगा कि हाँ तुम जो है वो करो या मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ,
तुम लोगों को इसके बदले मुझे हर महीने एक ट्रिब्यूट पे करना होगा, तुम मुझे कोई ना कोई गिफ्ट दोगे, चाहे अपने यहाँ पे कोई टैक्स पे करोगे, कुछ भी तुम दोगे मुझे इसके बदले कि मैं तुम्हारे यहाँ पे अटैक ना करूं और मैं तुमको यहाँ पे राज करने दूं। दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूट। ये समझ में आया कि ट्रिब्यूट का मतलब क्या है? बेसिकली एक गिफ्ट है, टैक्स है, कुछ भी यहाँ पे मान लो वो जो छोटे वाला राजा है वो उस बड़े राजा को दे सकता है ताकि वो उस पर अटैक ना करे और उसको छोटे वाले को आराम से राज करने दे। अब ट्रिब्यूटरी कौन हो? जो छोटे वाला राजा है, जो बड़े वाले को कह रहा है कि भाई मेरे पे अटैक मत करना, कुछ मत करना, मैं ठीक है, मैं तुमको ट्रिब्यूट पे करता रहूंगा, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी है क्योंकि वो उसके अंडर है, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट है। अब क्लियर हो गई ये बात? उसी की बात हमने यहाँ पर करी हुई। तो कहते हैं ताकि जो आर्मी मेंटेन कर सके, ताकि जो ट्रिब्यूटरी स्टेट्स है वो कंट्रोल में रहे, जो उसके अंडर जो स्टेट्स वगैरह है वो यहाँ पे कंट्रोल में रहे, साथ साथ हम अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सके और उसके बाहर से जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उस पर अटैक करने के लिए उससे उसको बचा सके। दूसरी बात कहते हैं डिजाइन एंड मेंटेन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, शासन को चलाने के लिए हमको एम्पायर में यहाँ पर ये भी होना चाहिए कि यहाँ पर वो किस तरीके से उसके शासन को मेंटेन रख रहा है, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो टैक्सेस को कलेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। मतलब बेसिकली क्या, ऐसे यहाँ पे ऑफिशियल्स जो है आपके एम्पायर के अंदर होने चाहिए जो कि आपके जो एम्पायर है आपका, मैं बार बार देश बोलना चाह रही हूँ, सो देश आपके एम्पायर को जो है आराम से कंट्रोल कर सके, उसमें एडमिनिस्टर, उसमें शासन जो है वो कर सके। कहते हैं आपके एम्पायर में जो है लॉज होने चाहिए, आपके एम्पायर में जो है आपकी करेंसीज आप इशू करो, वेट्स एंड मेजर्स करो, आप ट्रेड को रेगुलेट करो। सिंपल सा मतलब क्या, और एम्पायर में क्या होना चाहिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ मेंटेन तो हुई, उसके लिए ऑफिशियल्स आपके अलग हैं, अब लॉ बनाना के लिए भी तो कोई चाहिए, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, नई नई करेंसीज को इशू करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। वेट्स एंड मेजर्स का मतलब क्या है, जैसे आप आगे देखोगे फॉर सपोज कई बार पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अलग अलग जगहों पे उस एक ही चीज का जो वेट है, ये जो मेजर है वो अलग अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रांस में देखोगे, फ्रांस में, जर्मनी में ऐसा होता था पहले कि फॉर सपोज अगर कहीं पे आप देख रहे हो तो कहीं पे आज आप अगर इंडिया में कहीं पर भी जाओगे 1 मीटर के लिए 1 मीटर कपड़ा लेने, तो वो आपको 100 सेंटीमीटर कपड़ा ही देगा। तो ये यूनिफॉर्म है, ये चीज ये हर जगह सेम चल रही है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि कहीं पे अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेने गए हो तो कहीं पे आपको 90 मिलेगा, कहीं आपको 99 मिलेगा, कहीं आपको 110 मिलेगा, कहीं आपको 100 मिलेगा, तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता था। तो वो कह रहे हैं कि इसको जो यूनिफॉर्म करने के लिए भी लॉज जो आपके पास होने चाहिए। कहते हैं रिसोर्सेज तक पहुंच होने के लिए, अपने माइंस तक, चाहे फॉरेस्ट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन सब चीजों के लिए भी ये भी एम्पायर में होना चाहिए। अब आपके एम्पायर में आप आर्ट को एनकरेज करो, लिटरेचर को एनकरेज करो, रिलीजन्स को एनकरेज करो, इवन अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स को, चाहे बुद्धिज्म का हो चाहे जैनिज्म का हो, अलग अलग यहाँ पे जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, इवन बुद्धिज्म में जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, हिनायना, महायाना बुद्धिज्म, मतलब बेसिकली अलग अलग थीम को, आप हर तरह की डाइवर्सिटी जो है आपके देश में, आपके एम्पायर में होनी चाहिए, जिसको आप लोग मेंटेन करके रखो, एनकरेज करो उस चीज को। और कह रहे हैं कम्युनिकेशन के, बातचीत के नेटवर्क होने चाहिए। कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉकिंग नहीं आ रहा है कॉल पे, लेकिन हाँ यहाँ पे नेटवर्क आप प्रॉपरली मेंटेन हो, ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क यहाँ पे होने चाहिए, रोड हो, रिवर हो, सी हो, ये सब चीज जो यहाँ पे होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे काम आपको करने चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर, ऑब्वियस सी बात है, वो हो। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, बात करें हमने ट्रिब्यूट की, तो बता चुकी हूँ ट्रिब्यूट क्या होता है, वो गिफ्ट या पेमेंट जो कि एक रूलर किसी भी किंगडम को देता है ताकि वो उस पर अटैक ना करे, उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, लॉयल्टी के लिए कि हाँ भाई मैं अभी भी तुम्हारे अंडर ही हूँ, मैं तुम पे ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मैं हट जाऊंगा यहाँ पे, नहीं नहीं मैं हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक है, मैं हूँ जाऊंगा। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको पता है अगर नहीं करेगा तो उसको अटैक कर दिया जाएगा, अटैक होगा तो वो जो उसके हाथ में है थोड़ी बहुत पावर वो भी चली जाएगी। अच्छा, अब ट्रिब्यूट ट्रीटमेंट क्या बताया, जो ट्रिब्यूट पे करते हैं, जो ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं उस स्ट्रॉन्गर किंग की पावर को एक्सेप्ट करने के बाद की, ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंडर ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं व्हाई रूलर्स वांट टू कंट्रोल द ट्रेड रूट्स। अब आप लोगों ने ट्रेड के बारे में, ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ा था। ट्रेड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जहां पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, बाय एंड सेल कर रहे होते हैं, चीजों को खरीद रहे हैं, चीजों को सेल कर रहे हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड ट्रेड। अब यहाँ पे बोला गया कि भाई पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो आपके रूलर्स वगैरह होते थे वो ये चाहते थे कि जो ट्रेड के रूट है, आप लोगों ने चैप्टर 4 में आपके 2 ट्रेड के रूट्स मेनली पढ़े थे। एक था आपका उत्तरापथ जो कि नॉर्थ वेस्ट को यहाँ पे जोड़ रहा था ईस्ट से, या आप लोगों को याद होगा एक था आपका उत्तरापथ और एक था आपका दक्षिण पथ जो कि यहाँ से आ रहा था दक्षिण तक, ऐसे करके इस तरीके से था ये। तो कहते हैं अब जो भी आपके एम्पर वगैरह थे वो ऐसे ट्रेड रूट्स पे जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाते हैं जब हम, तो जो रास्ते पड़ते हैं बाइंग सेलिंग की, बेसिकली मान लो मैंने यहाँ से कोई सामान खरीदा, अब मुझे कहीं और बेचना है, तो मैं जिस रूट से होके जा रही हूँ दैट इज कॉल्ड सिंपली ट्रेड रूट।
अब ये जो हमारे जो रूलर्स थे, जो किंग वगैरह थे, वो क्यों चाहते थे इन ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल करना? सिंपल सी बात, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैम पूछ सकती है। पहली बात क्यों? टू कलेक्ट टैक्सेस। भैया अगर वो लोग जा रहे हैं, जैसे आज भी मान लो आप जाते हो, आप दिल्ली से बुलंदशहर जाओ, आप दिल्ली से मेरठ जाओ, अब मेरठ से यहाँ पे आओ, कहीं भी आप जाओ, तो आपको बीच में कहीं ना कहीं टोल टैक्स पे करना होता है। वो क्या होता है? टैक्स है वो, बेसिकली सिंपल सी बात है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल कर रहे हो, आपको वहां पर टोल टैक्स पे करना है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो अपना सामान लेके जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से पे निकल रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं किसी जगह को, तो वो जो जो आपके रूलर्स वगैरह है, वो उनसे क्या कराते हैं? टैक्सेस को पे करवाते हैं, वो उनसे टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, और उसे इन टैक्सेस को क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करेंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा। अब दूसरी बात कहते हैं टू इंक्रीज वेल्थ। अब और पैसा कैसे आ रहा होगा? कहते हैं ट्रेड ब्रॉट वैल्यूएबल गुड्स लाइक स्पाइसेस, गोल्ड एंड सिल्क। कहते हैं भैया अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो उसमें जो कुछ वैल्यूएबल चीजें हैं, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, टेक्सटाइल्स है, स्पाइसेस है, कुछ भी है, उसका उसका ट्रेड हो रहा होगा, तो वो भी तो यहाँ से क्रॉस होके जाएगी, तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ गुड्स आएंगे ना उसके। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुड्स को, इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करके जो रूलर्स हैं वो चाहते हैं कि जो गुड्स का यहाँ पर फ्लो हो वो ज्यादा हो सके। थर्ड जो कह रहे हैं, अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अपनी पावर को, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि हाँ जी भाई मेरा तो ट्रेड रूट पे कंट्रोल है, मेरे यहाँ सामान जाएगा तो मुझे टैक्स भी मिलेगा उसका, मुझे सामान भी ले सकता हूँ मैं यहाँ से, मेरे पास उसका पावर है मेरे पास। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं वो चाहते हैं कि जो आसपास के एरियाज है उनमें वो पावरफुल हो सके, जिससे वो उनको अच्छा फील हो सके, सिंपल सी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं रूलर्स यूज वेज लाइक मैरिज, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। सिंपल सी बात क्या है? कहते हैं कि आपको इसे एक आपके क्वेश्चन था एक्चुअली एक्सप्लोर वाले में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया था कि किस किस तरीके से जो रूलर, जो आपके किंगडम्स, जो किंग वगैरह होते थे, वो अपने किंगडम को, अपने एरिया को बढ़ाते थे और उसको एक्सपैंड करते थे। ये तो लड़के करेंगे। आप, मैं हूं, मुझे बढ़ाना है अपने रीजन को, मैं उससे लड़ लूंगी, तू मेरे सामने, मैं तेरे से लड़ूंगी और फिर तेरा रीजन मेरा हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। पहले के टाइम पे जो रूलर्स वगैरह होते थे वो शादी भी करते थे, मैरिज का अलायंस करा, डाउरी में जो उनको वो वाला स्टेट जो है, वो रीजन है, वो किंगडम जो है वो उनको मिल जाता था, तो उनका जो एम्पायर है वो एक्सपैंड हो गया। डिप्लोमेसी करके, बातचीत करके, कोई अग्रीमेंट करा लिया, कोई ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ सराय घाट, ट्रीटी ऑफ ये, ट्रीटी ऑफ वो, ट्रीटी साइन करी, और यहाँ पे वो एरिया मेरा हो गया, ये वाला हल्का तू ले ले कुछ ना कुछ, वो यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस किस तरीके से एक जो रूलर है या जो एक किंग है वो अपने एम्पायर को और बड़ा कर सकता है। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं एंशिएंट इंडिया में ट्रेड होने वाले गुड्स कौन कौन से हुआ करते थे? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है इंडिया से टेक्सटाइल, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये जाना कहीं और से। यहाँ पे कहते हैं लग्जरी आइटम्स, हम मान लो आपने पढ़ा, अच्छा आपने अभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेसिकली ऐसा होता था, आप लोगों को चीज पता है, लेकिन कि हाँ इंडिया में टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, ये सब बहुत अच्छे थे। तो ये जो सामान था वो इंडिया से मान लो यूएस से जा रहा है, ये चाइना जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है। और यूएसए वगैरह में आपको, या यूरोप वगैरह में गोल्ड या सिल्वर थे, यूरोप नहीं कहूंगी, यूएसए ही कहूंगी, वहां पे वो था, तो वहां से वो सामान यहाँ पे आ रहा था, ये सब चीज जो यहाँ पर चलती। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सब सामानों का, जेम्स का, हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह भी होते उस टाइम पे होते थे जिनका जो है ट्रेड होता था, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज तक आना, अलग अलग कंट्रीज से जाना, ये सब यहाँ पर हो रहा था लैंड और सी रूट्स के थ्रू। यानी कि वो क्या था कि लैंड के रास्ते भी और सी के रास्ते भी, हर तरीके से जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा। हाँ, अब यहाँ पे अच्छा, अगर आप लोगों से चीज पूछूं कि कौन से रूट्स जो है वो पुराने थे, अभी जरा वीडियो को स्टॉप करना और मुझे कमेंट में बताना कि कौन से रूट्स पुराने थे हमारे इंडिया में, लैंड के रूट पुराने थे कि सी रूट पुराने हैं, कि जिनसे जो है लोग ट्रेवल करते थे। मैंने अपनी वीडियो से पहले की बात बता रखी आई कंप्लीटली मुझे है कि हाँ, मुझे मैंने पक्का आप लोग कुछ किसी न किसी वीडियो में बता रखी होगी, बता रखी है कि हाँ जो लैंड रूट्स होते हैं वो पुराने होते हैं, या फिर जो सी रूट्स है हमारे इंडिया के वो पुराने। तो आप लोग ये मुझे बताओगे। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं बच्चा आपका गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते हैं भैया? अच्छा, आप पता है क्या हो रहा था, ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था, या किसी भी लोगों को, किसी कम्युनिटी को, फार्मर्स है कुछ भी, कि अकेले अकेले काम करने से बेटर है हम कोई ना कोई ग्रुप फॉर्म कर लें। अगर हम ग्रुप फॉर्म करेंगे तो उससे हम कई लोगों को बेनिफिट भी करेंगे। बेनिफिट कैसे करेंगे आगे बताऊंगी, लेकिन सिंपल ये था कि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी चीज के लिए उनको फीलिंग थी कि हाँ भाई हम अकेले अकेले काम ना करके अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो यहाँ पे कह रहे हैं गिल्ड का मतलब क्या था, सिंपल सी बात है, पावरफुल एसोसिएशन थी। पावरफुल क्या थी? एसोसिएशन थी ट्रेडर्स की, क्राफ्टमैन की,
जो क्राफ्टमैन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो हाथ से काम कर रहे हैं, आपके जो आर्टिसंस वगैरह होते हैं, वो लोग हैं जो कोई किसी ना किसी, जो अपनी कोई ना कोई कला दिखा रहे होते हैं, चाहे मनी लेंडर्स हो चाहे एग्रीकल्चरिस्ट है। तो बेसिकली क्या, हर एक कम्युनिटी, चाहे वो फार्मर्स की हो, चाहे ट्रेडर्स की हो, चाहे मर्चेंट्स की हो, चाहे आपके एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स में आकर, चाहे मनी लेंडर्स की हो, किसी की भी हो, एक कम्युनिटी फॉर्म होना, एक एसोसिएशन फॉर्म होना, उसे हमने सिंपली कहा गिल्ड। ये बात समझ में आई? कहते हैं आखिर गिल्ड इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? पहली बात तो मेंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जो भी यहाँ पे गिल्ड्स होते हैं, चाहे मर्चेंट्स का हो चाहे क्राफ्टमैन का हो, कुछ भी यहाँ पर हो, वो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके बिजनेस में कोई ना कोई यहाँ पे हेल्प करके, जिससे उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट, जो उनका इंटरेस्ट है वो भी उनका प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेटिंग रूल्स। आखिर रूल्स को सेटअप करना मतलब बेसिकली क्या, दे फिक्स रूल्स फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि वो क्या करते हैं, रूल्स को फिक्स करते हैं गुड्स की अच्छी क्वालिटी के लिए। अगर गिल्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो रखे हैं तो वो यही चाहेंगे कि उनके मेंबर्स को, जो उनकी कम्युनिटी है, उनको हर एक चीज अच्छी मिल सके, इवन बाकी लोगों तक भी हम अच्छा सामान पहुंचा सके, ताकि हमारी एक रिस्पेक्ट, एक हमारा ऑनर जो है वो बना रहेगा। इसके लिए कह रहे थे कि वो सही प्राइस पे सही वेजेस यहाँ पर लोगों को ऑफर करके और सही गुड्स की क्वालिटी जो है लोगों को भेजते थे। थर्ड कह रहे हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब देखो क्या हो रहा था, गिल्ड ना कहीं लोगों को या अपने आप को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे थे। जो बेनिफिट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना यहाँ पे सिखा रहे थे कि कैसे हम, इतनी बड़ी यूनियन है, वो अपने आप को खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, हमें वो ताकत, हमें वो कैपेबिलिटी है। तो वो यहाँ पे सिखा रहे थे बेसिकली वो, कि किस तरीके से जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, चाहे वो ट्रेडर्स की हो, वो यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं और खुद को ऑर्गेनाइज रख सकती हैं, खुद को रेगुलेट कर सकती हैं, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकती हैं। हर एक चीज जो है वो ग्रेड्स यहाँ पर सिखा रहे थे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं राइज ऑफ मगध। अब जब मैं मगध पे आती हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इस वाले एरिया की, जो है ब्लू वाला एरिया, उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें आज का बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका ये यूपी वाला पार्ट, छत्तीसगढ़, ये सारे जो है कुछ कुछ पार्ट इसके अंदर आते हैं, मध्य प्रदेश भी आता है। अब देखो कह रहे हैं कि आपको ये पता है कि महाजनपद क्या थे। जनपद का मतलब क्या था, सिंपली हमने जिक्र किया था कि जब फर्स्ट अर्बनाइजेशन से जो लोग थे यहाँ पर, जब वो सेकंड अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहे थे, तो उन लोगों ने अलग अलग कम्युनिटीज फॉर्म करी, जहां पे आकर वो लोग रहे थे उन्हें, सॉरी, जहां पे आगे वो लोग रहे थे उन्हें हमने कहा था जनपद। अब जब यही जनपद जो थे ये मतलब एक छोटे से एरिया में पहले रह रहे थे, अब उन लोगों ने अपने अपने एरिया को बड़ा कर दिया, कुछ एरियाज को मर्ज करके, तो वो कुछ एरिया से मिलकर जो एक बना यहाँ पर, कुछ जनपद से मिलकर जो आपका एरिया बना, उसे हमने कहा सिंपल महाजनपद। तो कह रहे हैं आपको पता है आपके इंडिया में 16 महाजनपद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोसल है, अवंती है, वत्स है, बहुत सारे थे। अब कह रहे हैं इसमें से काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है वो था आपका मगध, एंड ये हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस करा हुआ है कि ये बना था इसी में, मगध में ही। जो आपको पता होगा कि पहला एम्पायर भी बना इंडिया का, फर्स्ट एम्पायर जो कौन कहाँ बना था आपका, मगध में ही बना था। किसने बनाया था आपका, बिंबिसारा अजातशत्रु ने, जो कि कहाँ पे थे, आपके हरियनका डायनेस्टी के अंदर थे। उनके बाद आपकी आती है शुशुंगा, उनके बाद आपकी आती है मौर्यास, सॉरी नंदा, फिर आती है मौर्यास। ये जो सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। अच्छा आप देखो कहते हैं आखिर मगध ही क्यों बना सेंटर ऑफ पावर, आखिर मगध में ऐसा क्या था? पहली बात देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, अब हमने कहा 16 महाजनपद में जो एक मगध था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और वहीं पे जो है पहला एम्पायर बना। वो बहुत अच्छा, काफी वहां पे एडवांस रहा, वो वहां पे काफी अच्छा कंट्रोल रहा, काफी इंपॉर्टेंट रहा, सब कुछ यहाँ पे रहा। तो आखिर मगध ही क्यों रहा, उसके आपको रीजन जो है काफी चांसेस एग्जाम में इसके पूछने की, व्हाई मगध राइज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, व्हाई? फर्स्ट देखो आप लिखे होगे इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखो पता है आप लोग ने कोशिश करो, क्योंकि 7th क्लास में आई नो बड़े नहीं हुए अभी इतने आप लोग, लेकिन अगर ट्राई कर सको तो कोशिश करा करो आंसर्स को ना ऐसे पॉइंट्स में लिखना। अगर आप आंसर को पॉइंट्स में लिखोगे तो टीचर को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। पैराग्राफ पढ़ने में काफी टाइम लगता है और वो काफी मेसी भी लगता है, तो इट्स बेटर कि आप पॉइंट्स को याद रखो। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा के चलती हूँ आप लोगों को, ताकि जिस बच्चे को जो पॉइंट ईजी लगे आप लोग वो उस पॉइंट को यहाँ पे याद रख सको। ठीक है, अच्छा देखो कह रहे हैं पहली बात यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोगों को दिख रहा है कहाँ पे है मगध, बिल्कुल यहाँ पे गंगा प्लेन्स के अंडर है। कहाँ पे बच्चा, गंगा प्लेन्स में। अब गंगा प्लेन्स का मतलब क्या, जब भी ऊपर से गंगा नदी यहाँ से आती है, आपके पता है गंगोत्री ग्लेशियर से आती है उत्तराखंड से, यहाँ से वो आ रही होती है, तो यहाँ पे ऐसे करके फ्लो करती है वो। तो आपको पता है जब भी नदी आती है अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले सब लेकर आती है। जब ये सब सामान वो अपने साथ लेकर आएगी तो यहाँ पे वो मिट्टी बनाएगी, और जो मिट्टी आपकी गंगा नदी या कोई भी नदी बनाती है उसे हम कहते हैं बच्चा एलुवियल सॉइल। और ये जो एलुवियल सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल यानी काफी उपजाऊ होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोगों को बताया, अगर वहां पे फर्टाइल है, उपजाऊ क्रॉप है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा।
अब अगर एग्रीकल्चर होगा तो आप लोगों को बताया हमारे यहाँ के आज भी इंडिया के 54% यानी कि आधे से ज्यादा जो परसेंट लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर में डिपेंड है। इसलिए इस वाली जगह पे क्या हुआ था, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आई थी। अब एक और चीज सोचो, मान लो अगर यहाँ पे लोगों को सरप्लस हो रहा है, सरप्लस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सरप्लस का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है कि मान लो आपको अपने गांव के लिए, अपने मगध के लिए 100 किलो आपको अनाज चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है फर्टाइल होती है तो यहाँ पे 150 किलो अनाज ग्रो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। अपने पास रखने के साथ साथ आप आगे सेल भी कर पा रहे हो। अगर आप आगे सेल, आप देखो सिंपली क्या हुआ कि आपको जितना आपको चाहिए था उससे ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा हुआ, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। अब अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो हमें और कुछ करने की दिक्कत नहीं है कि हाँ जी हमें ये करना है या वो करना है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें और क्रॉप ग्रो करनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हमें पता है कि खाने के लिए हमारे पास सब कुछ है तो हम और चीजों पे और आर्ट पे, लिटरेचर पे और चीजों पे फोकस कर पाते थे। और वही जो यहाँ पे हुआ, वही चीज यहाँ पर हुई, गंगा प्लेन्स में था जहाँ पे हम ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं, सरप्लस यहाँ पे हो रहा था, सरप्लस हुआ है, कोई टेंशन नहीं है पैसों की, तो हम अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट पे, बाकी एक्टिविटीज पे जो सपोर्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है। सेकंड बात, अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा है, अच्छे खासे क्वांटिटी में वहां पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे, खासकर आयरन ओर की माइंस। अब आयरन को पता है लोहा होता है, और क्या होता है बच्चा, माइंस तो पता है जो खान होती है जहां से निकालता, जहां सब कुछ निकालते हैं हम खोद के उसको माइनिंग करके। और का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी ऐसा रॉक जिसके अंदर मिनरल पाया जाए, एक ऐसा रॉक, एक ऐसी रॉक, एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर मिनरल पाया जाए, ठीक, उसे हम सिंपली बोलते हैं ओर। तो कहते हैं यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें कि हमें रिच का अच्छा खासा आयरन का ओर पाया जाता है, वेपन्स बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, टिम्बर यानी कि लकड़ी के लिए, एलिफेंट्स वगैरह के लिए, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं इस वाले रीजन में आए बेटा आपके पावरफुल रूलर्स, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स, चाहे वो आपका बिंबिसारा हो, चाहे अजातशत्रु हो, बाद में अशोका आते हैं। इस रीजन में जो आपके बहुत क्या आता है, बहुत अच्छे खासे पावरफुल रूलर्स आते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एम्बिशियस है, उनका एक एम है कि हम उनको पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे जो उनको राज करना है। नेक्स्ट मैंने बोला स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है मगध उस टाइम पे मैनेज करता था कि बहुत अच्छी खासी बड़ी और बहुत वेल इक्विप, अच्छे खासे उनके पास औजार है, टूल्स है, वेपन्स है, सब कुछ जो उनके पास होता था जो कि उनको बैटल को यानी कि युद्ध को जिताने में हेल्प करता था। फिर मैंने कहा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे यहाँ पे कंट्रोल रहेगा। अब देखो कुछ जब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेड रूट्स थे, यहाँ से आने वाला यहाँ तक जोड़ रहा है, यहाँ से आने वाला यहाँ तक लेके जा रहा है, तो इन ट्रेड रूट्स पे जो है इसका कंट्रोल रहेगा, जो भी यहाँ पे मगध में रहेगा। अब वो रहा तो ऑब्वियसली बात है वो टैक्स कलेक्ट कर पाए, अपनी वेल्थ को बढ़ा पाए, ये सब काम जो है वो कर पाए। जो हमने ऊपर देखा था कि अगर ट्रेड रूट पे कंट्रोल रहेगा तो वो क्यों रहेगा, तो उससे क्या फायदा होगा, टैक्स मिलेगा उनको, वेल्थ मिलेगी, रिसोर्स आएंगे, अच्छे अच्छे सब काम यहाँ पर होगा। एंड दैट वाज द पॉइंट कि हाँ भाई अगर जो मगध है ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि मगध ही आखिर राइज क्यों हुआ एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। पहली बात यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, आयरन का ओर हो गया, जो कोई भी यहाँ पर हो गया। दूसरी बात यहाँ पे आपकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, यहाँ पे ट्रेड पे यहाँ पे जो है फर्टाइल प्लेन्स थे यहाँ पे, और जहाँ पे अच्छा खासा सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा था, जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा ही जो है ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग बाकी काम पर भी ध्यान दे पा रहे हैं, जिससे यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा वहां पर होती है। यहाँ पे अच्छे खासे जो रूलर्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ की रही है, और ट्रेड रूट्स पे जो यहाँ पे कंट्रोल रहा है, जिससे टैक्सेस आए हैं, वेल्थ हुई है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है लोगों की हुई है। ये बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपके हरियन का डायनेस्टी आई थी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चा, होता है वंशज। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चा, वंशज, यानी कि पापा के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ये जो है पूरा का पूरा एक वंशज चल रहा है। फिर उसके बाद शशुंगा थे, फिर नंदा है, और फिर आपके मौर्य की डायनेस्टी जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत होती है, अशोका के बाद जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं बच्चा हम आपके अराइवल ऑफ ग्रीक्स, ग्रीक्स यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है। अब पहली बात ग्रीक का नाम आते हैं आप लोग याद रखो कि मैं एक काफी इंपॉर्टेंट किंग की बात करने वाली हूँ, व्हिच इज हु इज नेम्ड एज अलेक्जेंडर। कौन था ये भाई, बहुत ही यंग अच्छा खासा क्वीन है, बहुत बड़ी एज का, पावरफुल, अच्छा खासा पावरफुल ग्रीक का किंग था जो कि मैकेडोनिया से आया था। मैकेडोनिया वाला रीजन को जो उसने क्या किया था, वो उसका रीजन था, वो उसने पर्शियन एम्पायर को जो है कॉन्क्वर करा था, ठीक है जी। जो पर्शिया का एम्पायर था उसने उसको अपने अंडर कर लिया था, और ग्रीक कल्चर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा था, काफी उसको फैला रहा था हर एक जगह पे। उसको बेसिकली ये था पता है, उसका एक स्टोरी छोटी सी, मतलब एक लाइन यहाँ पे ये भी थी कि उसको ये लगता था कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का एंड है। तो उसको ये था कि अगर मेरे वर्ल्ड का एंड तक मैं पहुंच गया, मैंने उसको हथियार लिया, तो मतलब मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा लाइफ में, ऐसे कुछ मतलब उसको था ये चीज का। लेकिन देखो यहाँ पे दिखा रखा है आप लोगों को, उसने उसका सब पॉइंट, ये जो एरिया था वो उसके अंडर था बेसिकली। फिर उसके बाद जो है वो इंडिया में एंटर ली थी उसने, लेकिन जो एक्चुअल में उसके अंडर था वो ये वाला जो पूरा बेबीलोन का एरिया, या आपका हाइदस पास, मतलब हाइदस पास कह रही हूँ,
परसेपोलिस, यहाँ पे परसेपोलिस, ये जो है सारा का सारा एरिया जो है किसका था, आपके अलेक्जेंडर का था। यानी कि जो इसका जो पूरा का पूरा स्प्रेड है वो 3 कॉन्टिनेंट्स में है, आपको दिख रहा है, आपका यूरोप में भी है, आपका अफ्रीका में भी है, और आपका वेस्ट, आपका एशिया के अंदर भी जो है कंट्रोल था इसका। 3 कॉन्टिनेंट्स में जो है अलेक्जेंडर का राज्य फैला हुआ था, विच वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिस्ट्री इन हिस्ट्री। अच्छा, फिर मैंने कहा पोरस किंग के साथ आखिर इसका क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या हुआ था बेसिकली। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिया में एंट्री ले गई। अब जब वो इंडिया में एंट्री लेगा तो वो इंडस नदी को क्रॉस करके झेलम के पास पहुंचेगा, और झेलम पे यहाँ पे किंग था विच वॉज नेम किंग पोरस। उसका नाम क्या था, उसका नाम था पोरस, एक वहां का लोकल रूलर था झेलम के आसपास का। वो उस पे उससे जो है यहाँ पे लड़ाई करता है, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइदस पास। आपको ईयर नहीं याद रखना, लेकिन हाँ अपना नाम याद रखना। आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि आखिर किंग पोरस जो है कहाँ के साथ अलेक्जेंडर का कौन सा बैटल हुआ था, या किसके साथ अलेक्जेंडर का बैटल हुआ था दिल्ली इंडिया में एंटर करके, किसके साथ जो है बैटल ऑफ हाइदस पास हुआ था, बैटल ऑफ झेलम नदी के पास जो है कौन सा वॉर हुआ था अलेक्जेंडर का, तो आपको पता होना चाहिए। दैट वाज बैटल ऑफ हाइदस पास, जो कि झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था ना कि जो अलेक्जेंडर था उसका आपको दिख रहा है बहुत बड़ा एरिया है, यानी कि बहुत पावरफुल किंग था वो, लेकिन फिर भी वो पोरस से हारा नहीं, तो जीत गया था। लेकिन लेकिन वो पोरस जिस तरह से लड़ाई कर रहा था, इतना डिटरमिनेटली लड़ रहा था, वो उससे जो है काफी एनकरेज हुआ था, उस चीज से काफी इंप्रेस हुआ था उस चीज से। उसने जो है उसने बेसिकली क्या किया था, जो उसका पुराना टाइम चलता आ रहा है, जो पहले से करता आ रहा है, वो क्या करता आ रहा है पहले से, कि वो जिस भी एक एरिया को जो है जीतता है, वो उसको जीतकर जो आगे निकल जाता है और आगे एरिया को जीतने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पे जाता है तो अपने गवर्नर्स, अपने बेसिकली अपने सेट्रेप जो है वो छोड़ जाता है। क्या छोड़ के जाता है, अपने सेट्रेप जो है अलेक्जेंडर वो छोड़ जाता है। सेट्रेप्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो आपके गवर्नर्स हैं, जो कि आपका जो किंग है जब वो बैटल जीत गया, तो जिन गवर्नर्स को अपने पीछे से इस एरिया को संभालने के लिए छोड़कर गया, उन गवर्नर्स को, उन प्रोविंसेस के, उन एरियाज के गवर्नर्स को हम बोलते थे आपका सेट्रेप्स। उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं उससे जो मतलब जो आपका अलेक्जेंडर था वो पोरस की ब्रेवरी से, उसकी बहादुरता से, बहुत बहादुरी से बेसिकली बहुत इंप्रेस हुआ था। उसने बाद में जो है हराकर उसी को जो उसका किंगडम यहाँ पर दे दिया था। लेकिन क्या हुआ था भाई, बहुत लंबी लड़ाई जो है पोरस के साथ चली थी अलेक्जेंडर की, और उसके बाद अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने आगे जाने के लिए मना कर दिया था कि भाई हम आप इससे आगे जो है वो नहीं जाएंगे, हमने ये बैटल लड़ लिया, हम थक गए, वापस अपने देश जो है वो चलो। वो लोग काफी थक गए थे, और अब जो आगे भाई अगर एंट्री में इतना पावरफुल किंगडम जो है, अगर एंट्री पे ही इतना पावरफुल किंग है तो आगे तो कितना होंगे। तो डर भी गए थे, वो थक भी गए, तो वो जो वापस जो चले गए थे। हालांकि कहते हैं कि इंडिया जाने के बाद कुछ टाइम बाद ही जो अलेक्जेंडर था वो 32 केज में जो है वो मर गया था। अब ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है आपका सेट्रेप्स। नेक्स्ट देखो, बात करती हूँ मैं द माइटी मौर्यास। मौर्यास की बात करती हूँ। आप लोगों को पता है 321 बीसी के आसपास एक नई डायनेस्टी जो है, एक नया एम्पायर इमर्ज हुआ था, विच वॉज कॉल्ड द मौर्यन एम्पायर, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य। पूछ सकते हैं किसने फाउंड करा इसको, चंद अशोका मत लिख के आ जाना, इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द मौर्यास एम्पायर। इट क्विकली एब्सॉर्ब द नंदा एम्पायर। अच्छा, पता है क्या था, एक छोटी सी स्टोरी ये थी, आप लोगों को ये तो बताते हैं मैंने, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि सबसे पहले जो है सबसे आगे जो मगध पे राज करा वो करा हरियनका ने, उसके बाद करा शिशुंगा ने, उसके बाद करा नंदा ने, और लास्ट में करा मौर्यास ने। तो कह रहे हैं कि नंदा के एम्पायर में ही जो कौटिल्य है, जो चाणक्य जैसे हम कहते हैं, विष्णुगुप्त जैसे हम कहते हैं, वो जो है उसी के एम्पायर में थे, नंदा के एम्पायर में। लेकिन नंदा ने उनकी बात नहीं सुनी चाणक्य कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने बाद में चंद्रगुप्त की हेल्प से इन दोनों ने मिलकर जो है नंदा को हरा दिया था। और जो चंद्रगुप्त थे फिर उन्होंने चाणक्य की हेल्प से अपना पूरा का पूरा जो रीन था, जो पूरा का पूरा टेन्योर था राज करने का, वो उन्होंने कौटिल्य के यानी चाणक्य की हेल्प से ही किया था। कहते हैं चंद्रगुप्त की बता चुकी हूँ ऑलरेडी ये चीज। अच्छा, कहते हैं कौटिल्य के ऊपर क्या पता, कुछ लिखने के लिए पूछ लेता हूँ, आप एक देखो मैंने लिख रखा है। कहते हैं कौटिल्य जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं जिनको, और जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो एक टीचर थे। बताइए आपको चीज, वर्ल्ड रिनोड, पूरे वर्ल्ड में जाने वाले, जो एक आपकी वर्ल्ड की जानी मानी यूनिवर्सिटी थी बेसिकली, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जिसे हम कहते हैं। जैसे आपकी एक थी नालंदा यूनिवर्सिटी, एक आपकी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आप लोगों को पता है एक क्या थी आपकी, एक आपकी थी नालंदा यूनिवर्सिटी विच वाज इन बिहार, और आपकी नॉर्थ वेस्ट में थी आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये जो है 2 यूनिवर्सिटीज थी, इसमें से एक में जो आपके चाणक्य वो पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत ही फेमस एक बुक है विच वॉज नेम्ड एज अर्थशास्त्र, पता है आप लोगों को। उस बुक को उन्होंने लिखा था जिस अर्थशास्त्र में, अर्थ का शास्त्र, जिसमें उन्होंने ये बता रखा था कि आखिर एक किंगडम को रूल करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ एडवाइस जो है उन्होंने उस राज्य को राज करने के लिए उसमें दी गई थी, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो लड़ाई की हो, चाहे वो टैक्सेस की हो, चाहे वो जासूसी की हो,
और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो। कहते हैं ही वॉज नोन फॉर हिज क्लेवर थिंकिंग। हाँ, कहते हैं ना चाणक्य का दिमाग है, चाणक्य की नीतियां। तो चाणक्य अपनी क्लेवर, अपनी वाइस, अपने इंटेलिजेंस के लिए जो है बहुत जाने जाते थे, अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए जो उन्होंने लगाई थी, जो मौर्य एम्पायर के जो भी मैं कहूंगी उनके एनिमीज थे उन सबको हराने में, और मौर्य के एम्पायर को स्ट्रेंथन यानी कि उसको बढ़ाने में, और चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करने में। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि मगध की जो है कैपिटल क्या थी मौर्य के टाइम पे, दैट वाज आपकी पाटलिपुत्र। भीम है ना, छोटा भीम और कृष्णा में पाटलिपुत्र एक बार आ रखा है ना, आपने देखा होगा, उनकी मूवी में है, कौन सी वाली में वो नहीं पता, लेकिन हाँ मूवी में है उनकी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कहते हैं आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स को हरा दिया था, तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो उनके साथ मेंटेन किया था। बेसिकली क्या करा मौर्याज आपके ये रहे, इन्होंने जो है ग्रीक्स को हराया और उनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप यानी कि बस बातचीत का रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट का रिलेशनशिप, जहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है बेसिकली उनको, वो जो है उन्होंने उसको अपनाया था, उन्होंने उसको मेंशन किया था, वहां मेंटेन किया बेसिकली उन्होंने, जिसमें उन लोगों ने बाद उसको इवन बाद में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक के हिस्टोरियन भी आए थे नेम्ड एज मेगास्थीन्स, जिन्होंने फर्स्ट बुक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फर्स्ट बुक इंडिका जो उन्होंने लिखी थी, जो कि पहली थी। बेसिकली आप लोगों को पता होगा क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो भी यहाँ पे ग्रीक से, चाइनीज से, अलग अलग जगहों से ट्रेवलर्स या पिलग्रिम्स जो है इंडिया आते थे, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के रिलीजन के बारे में जानने के लिए। सेम ऐसे ही सबसे पहले जो इंसान थे जो किसी बाहरी कंट्री से यहाँ पर इंडिया के अंदर आए थे, दैट वाज मेगास्थीन्स। और जो मेगास्थीन्स है यहाँ पे वो आपके ग्रीक से आए थे। ग्रीक को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप जो है मेंटेन किया था, विच वाज इनफॉर्मल रिलेशनशिप, कि हाँ लड़ाई नहीं करेंगे, नॉर्मल रहेगी, ठीक है, तू अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, इस तरह रहेंगे। और उसके बाद जो है ग्रीक का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे कह लो, जिसका नाम था मेगास्थीन, वो जो इंडिया में आए थे वो ग्रीक के थे, ऑब्वियसली बात है, इंडिया में आ रहे हैं, चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली बुक, जिसमें उन लोगों ने, जैसे मैगजीन्स ने यहाँ के बारे में लिखा, इंडिया के बारे में लिखा, यहाँ के लोगों के बारे में लिखा, यहाँ के सॉरी यहाँ का जो किंग था उसके बारे में लिखा, सब कुछ जो उसने मेंशन किया था, दैट बुक वाज नेम्ड एज इंडिका। क्लियर हुआ ये? अच्छा नेक्स्ट देखो, बात कर रही हूँ कौटिल्य का सप्तंग, यानी कि सप्तंग का मतलब क्या है, सप्त यानी कि 7 चीजें जिससे एक किंगडम बनता है। कौन सी वो 7 चीजें हैं जिनसे मिलकर जो एक किंगडम फॉर्म होता है, ये आपकी बताइए कौटिल्य ने। तो आपको बतानी है वो कौन कौन सी 7 चीजें। पहली बात, किंग होना चाहिए किसी किंगडम में, स्वामी होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है। दूसरी बात, डिसीजन लेने के लिए, लॉ बनाने के लिए काउंसलर्स का ग्रुप होना चाहिए, मिनिस्टर्स का ग्रुप होना चाहिए, या फिर कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट हाई ऑफिशियल जो है वो होने चाहिए, विच वाज कॉल्ड अमात्या। अब टेरिटरी होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे रह रहे हैं लोग, जहाँ पे राज कर रहे हैं, तो किंग है और रूल वगैरह है, तो टेरिटरी भी तो हो, तो जनपद यहाँ पे होना चाहिए। फिर कह रहे हैं दुर्ग, दुर्ग का मतलब बेसिकली क्या है कि जो सिटीज है, जो भी टाउन्स वगैरह है, वो फोर्टिफाइड होने चाहिए। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, जो आपके चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से ढके हुए हैं, ताकि जो एनिमी कंट्रीज है, एनिमी देश है, वो जो उन पर अटैक ना कर सके। ट्रेजरी और वेल्थ जो है किंगडम की वो होनी चाहिए किंगडम के पास, तभी जब कहेंगे हाँ जब किंगडम है, पैसा होना चाहिए, कोस्ट, ताकि कोस्ट बेसिकली जिसका मतलब है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन यहाँ पे उसको रखना चाहिए, उसके लिए फोर्सेस जो है यहाँ पे होनी चाहिए, विच वाज कॉल्ड दंड। अगर यहाँ पे मतलब बेसिकली ऐसे यहाँ पे लोग हो, ऐसे यहाँ पे ऑफिशियल्स हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, जिसे हमने बोला है दंड। और अलाइज यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे एम्पायर, ऐसे कोई किंगडम होने चाहिए जो कि हमारे मित्र हो, हमारे दोस्त हो, हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन हो उनके साथ, हमारी लड़ाई बड़ाई ना हो उनके साथ। ठीक है जी, तो ये आपका था कौटिल्य का सप्तक। कह रहे हैं, अच्छा कौटिल्य ने हमेशा एक बात कही है कि किंग के लिए जो उसके लोगों की, जो उसके अंडर यहाँ पे रह रहे हैं, उसके राज्य में रह रहे हैं, उनकी हैप्पीनेस जो है सबसे ऊपर होनी चाहिए, उनका वेलफेयर जो है सबसे ऊपर होना चाहिए। उन लोगों का वेलफेयर इज इक्वल टू किंग का वेलफेयर। जब तक उनका वेलफेयर नहीं होगा तब तक किंग का वेलफेयर नहीं होगा। तो बेसिकली ये सब बातें किसने बोल रखी है यहाँ पे, के कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने बोली हुई है। अच्छा नेक्स्ट देखो, बात करते हैं किंग हु चोज पीस। एक ऐसा किंग जिसने पीस यानी कि शांति का चुनाव करा, वो कौन था, आपके अशोका द एम्परर। अशोका जब यहाँ पे आए थे ऑलरेडी उनके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन बाद में उन्होंने जो है क्या किया था, इस एम्पायर को जो है और ज्यादा ही बड़ा किया था। क्या किया था, इस एम्पायर को और बड़ा किया था। एक्सेप्ट मतलब पूरे के पूरे एक रीजन आ गया था, मतलब बेसिकली पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट आप लोगों को पता है, सिर्फ जो बिल्कुल साउथ वाले किंगडम्स थे, यहाँ पे जो बिल्कुल साउथ वाले थे, वो वाले इसके हाथ में नहीं आए थे, इनके हाथ में, ठीक है, तो वो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है काफी एम्बिशियस थे। लेकिन कहते हैं बस एक यहाँ पे वो रहा,
एक मैं कहूंगी एक वॉर ऐसा हुआ जिसने उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, एंड दैट वॉर वाज कलिंगा वॉर। कलिंगा जो कि आज के उड़ीसा के अंदर है, आप लोगों को पता है, एक वॉर जो है अशोका ने यहाँ पे लड़ा था कलिंगा का किंग के साथ, और अशोका इन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था अराउंड 261 बीसी के आसपास। बहुत ब्लडी बैटल था, बहुत लोगों का यहाँ पे खून हुआ था, अशोका ने बहुत लोगों को मारा था, कलिंगा किंग को मार दिया था। लेकिन इससे पता है क्या हुआ था, जब उसने देखा अशोका ने कि भाई यहाँ पे 1 लाख लोगों की जानें चली गई हैं, कितने लोग यहाँ पे घायल पड़े हैं, ऐसे ही जैसे बैटल की वजह से, एक बैटल में जस्ट जीतने के लिए। तो उन्होंने उसी के बाद से, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है, उसने अशोका ने उसी बैटल के बाद से, उसी वॉर के बाद से वॉयलेंस को जो है पूरा त्याग किया। ठीक है, उन्होंने देखा था, उन्होंने खुद को जो है इसका रीजन माना कि भाई मैं हूँ इसका कारण, जिसकी वजह से लाखों लोग आज मरे हुए लेटे हुए हैं। और ये टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद उन्होंने वॉयलेंस को छोड़ दिया, बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया, शांति का रास्ता अपनाया। बुद्धिज्म का रास्ता मैंने यहाँ पे क्यों बोला हुआ है, क्योंकि आपको पता है जो कि अशोका थे वो बुद्धा को, गौतम बुद्धा को जो है बहुत मानते थे। इनका इनका स्प्रेड करने के लिए, इनके रिलीजन, इनके टीचिंग्स का स्प्रेड करने के लिए, इवन हमने देखा था कि अशोका ने धम्मा महामताज चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये वाला जो महामताज वर्ड है वो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया था। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, चेकआउट कर सकते हो उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है। धम्मा महामतास को जो उन्होंने हायर किया था ताकि धर्म की जो टीचिंग्स है वो यहाँ पर पहुंच सके। बुद्धा की टीचिंग्स को फैलाने के लिए, वो बुद्धा के रिलीजन को फैलाने के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, कई लोगों को अपॉइंट किया था बुद्धा की टीचिंग्स को फैलाने के लिए। यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहे हैं अशोका इवन सेंट हिज एमिशरीज टू श्रीलंका। अशोका ने क्या किया था, इवन अपने लोगों को, अपने जो कुछ लोग थे यहाँ पे, उन्होंने उसको जो है श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया वगैरह जो है भेजा था बुद्धा के रिलीजन को, बुद्धा के मैसेज को जो है स्प्रेड करने के लिए। आपको पता है चीज। नेक्स्ट देखो बात करूं आखिर व्हाट इज एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? एडिक्ट का सिंपल सा मतलब होता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक बात, एक डिक्लेरेशन जो कि सबके लिए यहाँ पर उसमें लिखाई गई। तो कहते हैं एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि गवर्नमेंट ने, किंग ने बेसिकली यहाँ पर जो है लिखवाई हो, सुनवाई हो, कुछ भी यहाँ पर करा हो, बेसिकली लिखवाई हो। अशोका ने क्या करा था, ऐसे कुछ एडिक्ट्स को, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स को, एडिक्ट का सिंपल सा मतलब क्या है, कुछ स्टेटमेंट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, ये होना है, ये हुआ है, ये वाला बैटल मैंने जीता है, ये ऐसा हुआ है। तो पहले के जो किंग थे अपार्ट फ्रॉम अशोका या अदर देन अशोका, वो सब ऐसे स्टेटमेंट्स को, ऐसे एडिक्ट को जो है इशू कराते थे और उनको कहीं ना कहीं लिखवाते थे। और उसमें बेसिकली क्या होता था कि भाई मैंने जो है ये वाला बैटल था, मैं उसको जीत गया, मैंने यहाँ पे ऐसा करा, मैंने ऐसा करा। अशोका ने ये नहीं किया। अशोका ने स्टेटमेंट निकाली, एडिक्ट निकाली, और उन्होंने इस एडिक्ट को जो है उन्होंने रॉक्स पे, पिलर्स पे, सब में गड़वाया भी, एंग्रेव कराया, बेसिकली लिखवाया, उन्होंने गड़वा गड़वा के लिखवाया। ठीक है, उसमें क्या था, उन्होंने अपनी विक्ट्री नहीं बताई कि मैंने क्या करा, उसमें उन्होंने बताई बेटा आपकी धर्म की कुछ बातें, जिसको उन्होंने कहा धम्मा। क्या कहा उन्होंने उसको? धम्मा। तो वो जो है उन्होंने यहाँ पर फैलाया था कुछ ऐसे मैसेज जो कि हर एक इंसान को जो है फॉलो करने चाहिए। वो क्या था बताऊंगी अभी आगे। और बेसिकली ये जो आपकी एडिक्ट थी उस टाइम की बहुत पॉपुलर लैंग्वेज जो कि कॉमन मैन समझता था, दैट वाज कॉल्ड प्राकृत लैंग्वेज। क्या पता आपका एग्जाम में पूछ ले जाए कौन सी लैंग्वेज थी जो कॉमन लैंग्वेज थी, जो नॉर्मल लोग जो है उस टाइम पे बोलते थे, दैट वाज प्राकृत लैंग्वेज व्हिच वाज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पता है आप लोगों को ये चीज? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, चैप्टर में हमने डिटेल में समझा हुआ है इस चीज को, किस तरह अशोका ने एडिक्ट होकर जो है रिलीज करी थी। और उन्होंने उस एडिक्ट में, उन स्टेटमेंट बेसिकली क्या था, स्टेटमेंट्स में धम्मा को फॉलो करने के बारे में था। और धर्म क्या था? बड़ों का पालन करो, ऐसा करो, वैसा करो। वो कुछ टीचिंग थी उनकी खुद की, ये बुद्धिज्म की टीचिंग से बहुत अलग थी, ये बात याद रखना। धर्म यानी कि धम्मा और बुद्धिस्ट की टीचिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसको देवनाम प्रियदासी कहा गया था? अशोका को कहा गया था, पता है सबको ये चीज। अच्छा यहाँ पर देखो कह रहे हैं कौन कौन सा, मतलब बेसिकली अशोका ने क्या अच्छी चीजें करी थी, वेलफेयर क्या करा उसने। पहली बात, अशोका ने क्या अच्छे काम करे। सबसे पहली चीज, जो रीजन उनके कंट्रोल में नहीं भी आ रहे थे वहां के लोगों को भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, एनिमल्स को प्रोवाइड करना, वो काम उन्होंने किया था। हंटिंग को यानी कि मारा मारी को, एनिमल्स के साथ जो आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, उनको मार रहे हो, क्रूएल्टी कर रहे हो, उसको जो है बंद कराया था। इवन उनको ट्रीटमेंट तक भी ऑफर किया था, जैसे मैंने पहले बोला। कहते हैं रेस्ट हाउसेस बनवाए उन्होंने, वेल्स वगैरह बनवाए। आपको आगे देखोगे आप, चैत्या बनवाए, विहारा बनवाए। ये कुछ 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 काम जो है अशोका ने करे थे।
वो सारे ही सेक्ट को, यानी कि सारे ही सेक्शंस को, सारे ही रिलीजन को, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, हिंदुइज्म को, इस्लाम को, इवन अगर मान लो इस बुद्धिज्म के ही अलग अलग सेक्शन थे, हिनायना था, महायाना था, सबको जो है अलग अलग सेक्शन को जो है वो एक्सेप्ट करते थे और कहते थे कि तुम जो है पढ़ाई करो, अपने अपने रिलीजन में, अपने सेक्शन में जो है पढ़ाई करो। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करूं अशोका का धम्मा क्या था। अशोका का धम्मा क्या था, बेसिकली कुछ मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स थे। कुछ मॉरल, नॉर्मल बातें जो होती है, आपको कुछ ज्ञान की चीजें, कुछ मॉरल जो मन से निकल रही है, जीवन में आपको लगानी है, वो कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स थे यहाँ पर, जो कि अशोका ने प्रमोट करे थे कलिंगा वॉर के बाद। प्लीज आप लोग के नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आप लोग को पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्लीज कर लेना, बिकॉज एक्चुअली मैंने बहुत, क्योंकि अभी लास्ट टाइम कुछ दिन पहले एक बच्चे की बस कमेंट आया था, मैम जिस तरीके से आपने चैप्टर 1-2 के नोट्स दिए ना, उस तरीके से चैप्टर नंबर 4 के नोट्स नहीं दिए हैं, वो इतने अच्छे नहीं है नोट्स। मैंने देखा तो मुझे हालांकि ठीक लगे, पता नहीं बच्चे को क्यों लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन चैप्टर नंबर 5 के नोट्स एज इट इज मैंने वैसे बनाए, उतने अच्छे बनाए जितने अच्छे जो है चैप्टर नंबर 1 के नोट्स थे। आई होप बच्चा आपको नोट्स ठीक लगेंगे ये वाले। ठीक है, अगर आपने ये वाली वीडियो में आप लोग को, अगर आपने स्पेसिफिकली जिस बच्चे ने कमेंट किया था ये वाला, अगर आपने वाली वीडियो देखी है तो आप लोग इसमें जरूर बता के जाना मुझे कि हाँ मैम ये वाले नोट्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कहते हैं इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन। भाई ये जो आपका धम्मा था वो कोई रिलीजन नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका था, जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, जो कि रिस्पेक्ट पे है, लॉयल्टी पे है, काइंडनेस पे है, नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, ओबेनेस पे है, इन सब चीजों पे है। दैट वाज सिंपली कॉल्ड अशोका धम्मा। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें यहाँ पर जो कि आपको जिंदगी जीने के लिए में अप्लाई करनी होंगी, करनी चाहिए आपको। क्या क्या था भैया, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी हर एक इंसान से जो है प्यार करो, इंसान हर एक लिविंग बींग से, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, आप उनसे प्यार करो, उनको मारना क्यों है। नॉन वायलेंस करो, अहिंसा करो, और जो और रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ, उनके लिए टॉलरेंस रखो। मतलब ऐसा ना हो कि आप अगर हिंदू हो तो आप मुस्लिम से नफरत करो या आप टॉलरेट ना करो। मान लो आपके अगर राजा है, अगर राजा आपका हिंदू है तो मुस्लिम को मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट उसके लिए उन्होंने कहा जो पुअर है आप उनकी हेल्प करो, जो बीमार है एनिमल्स आप उनकी हेल्प करो, यहाँ पर अच्छा व्यवहार रखो, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स को ओबे करो, उनकी बात को मानो। सिंपली वो चीजें यहाँ पे, यहाँ पे क्या चीजें जो अशोका के धम्मा में थी, एथिकल प्रिंसिपल्स था जो कि हर एक इंसान को फॉलो करने चाहिए। कहते हैं अशोका ने इन एडिक्ट्स को जो है, इन बातों को, अपने आइडियाज को जो एडिक्ट्स के थ्रू, स्टेटमेंट्स निकाल कर, स्टेटमेंट के थ्रू अपने पिलर्स पे, रॉक्स वगैरह पे जो एंग्रेव कराया था, इंस्क्राइब कराया था। अशोका ने अपने विक्ट्री के बारे में नहीं लिखा पिलर्स पे, रॉक्स पे, उन्होंने लिखा इस धम्मा के बारे में क्या करना चाहिए ताकि सब लोग पढ़ सके, और जो पढ़ ना सके वो किसी और को पढ़, वो जो पढ़ सकते हैं वो उनको सुना सके पढ़ के। सिंपल चीज है। कहते हैं पाटलिपुत्र में जिंदगी कैसी थी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी बुक में था तो मैंने ये भी डाल दिया कि हाँ भाई क्या था यहाँ पे। बेसिकली पाटलिपुत्र जो कि बहुत बिजी था, ट्रेड का, यहाँ पे ट्रेड काफी हो रहा था, जो बिहार में है, जो मौर्य की कैपिटल थी, पता है आपको। हाँ, पैलेस भी है, पब्लिक बिल्डिंग है, अच्छी खासी स्ट्रीट्स वगैरह, गलियां वगैरह यहाँ पर थी, टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ पर, ट्रेजरी खजाना भी बहुत खूब सारा था, जो कि एम्पायर की ग्रोथ यहाँ पे कर रहा था, प्रोस्पेरिटी थी, यहाँ पैसा खूब अच्छा खासा था। जो भी यहाँ पे ऑफिशियल्स थे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहे थे। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि मेगास्थीन जो है वो मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट पे यहाँ पे आया था, तो उसने पहली बुक यहाँ पे लिखी थी इंडिका, जो कि फर्स्ट यहाँ पे था जिसने यहाँ पे लिखा गया था, वरना बाकी भी कुछ और बुक जो है अलग अलग ट्रेवलर्स वगैरह ने जो है इंडिया में लिखी है, इंडिया के बारे में लिखी है। कहते हैं उसने मौर्य के बारे में क्या लिखा। भाई मेगास्थीन्स ने यहाँ पे अपने अकाउंट में ये लिखा, पहली चीज कि जो मौर्यन की कैपिटल है पाटलिपुत्र वो बहुत बड़ी है, वेल प्लान्ड, अच्छी खासी प्लान हो रही, सिटी के वो शहर है जहाँ बहुत अच्छी अच्छी वॉल्स है, बहुत बड़े बड़े गेट्स है, ये सब चीजें यहाँ पर है। बहुत बड़ी आर्मी है किंग के पास, इन्फेंट्री भी है, यानी कि जो लोग हैं जो पैदल चलते हैं, कैवेलरी भी है जो घुड़सवार है, एलिफेंट है और कैरियर्स, रथ, एलिफेंट तो है और रथ भी है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर है, ऑफिशियल्स वगैरह हैं जो कि डिपार्टमेंट पे यहाँ पे ध्यान रखते हैं, क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान रखते हैं। जो यहाँ पे घर बने हुए हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और 2 माले के घर है, और लोग जो यहाँ पे वो ऑनेस्ट है। जो फार्मर्स है उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है, अगर यहाँ पे वॉर चल रहा है तो फार्मर्स को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करा जाता है, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा खासा वो मेजर ऑक्यूपेशन है वहां के नॉर्मल लोगों को, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर वहां पे करती है। ये सब बातें जो है कहाँ किसने लिखी, मेगास्थीन्स ने लिखी, जो कि ग्रीक का हिस्टोरियन था, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कोर्ट में आया था, और उसने जो है पहली बुक, जो पहला अकाउंट था यहाँ पर जिसमें उसने किसी के बारे में लिखा, दैट वाज कॉल्ड इंडिका, उस बुक का नाम था इंडिका।
अच्छा, नेक्स्ट देखो कहते हैं बुद्धा ने, अब बुद्धा के बारे में अगर बात करूं, बुद्धा ने आपको पता है पहली टीचिंग जो है वो वाराणसी के पास सारनाथ यानी कि यूपी में जो है दी थी उन्होंने। और अशोका ने वहां पर सारनाथ पे ही एक पिलर लगवाया था विच वॉज कॉल्ड सारनाथ पिलर। अब ये सारनाथ पिलर के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को पता है, जो मैंने फर्स्ट टाइम बताई आप लोगों को ये लाइन। कह रहे हैं कि सारनाथ पिलर के बारे में, सॉरी मैं पिक्चर लगाना भूल गई यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, जस्ट जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे है लेकिन उसकी पिक्चर, हाँ देखो ये पेज खुला हुआ है इत्तेफाक से, जस्ट अ सेकंड, आई होप यहाँ पिक्चर है उसकी, सारनाथ पिलर की, जस्ट अ सेकंड। हाँ देखो ये इस तरीके से देखो यहाँ पर ये था। और इस पिलर के ऊपर ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये यहाँ पर था पिलर के ऊपर। पहले को नॉर्मल पहले आप पिलर होगा, इस पिलर के ऊपर जो है ये वाला स्ट्रक्चर था, क्या स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को जो है हमने आज अपने एम्बलम में इंट्रोड्यूस करा हुआ है, अपने उसको इन्वॉल्व करा हुआ है। क्या है इसमें, चार लायन है यहाँ पर देखो, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे फेस है, एक ऐसे फेस है, एक ऐसे फेस है और एक पीछे की तरफ फेस है, इस तरीके से। नीचे यहाँ पे देखो ये बना रखा है, इसकी चारों तरफ घूमते हुए सर्कल काइंड ऑफ। और इस सर्कल में यहाँ पे धर्मवीर चक्र है बीच बीच में। क्या यहाँ पे धर्मवीर चक्र है यहाँ पर बीच बीच में, और इनके बीच में यहाँ पे एक एनिमल है। क्लियर हुआ, वो यहाँ पे दिखा रखा है, देखो मैंने कहा यहाँ पे चार लॉयंस है, लॉयन कैपिटल है, पता है आप लोगों को, चार लॉयन यहाँ पे दिखा रखे हैं। अच्छा फिर कह रहे हैं इन लॉयंस के नीचे यहाँ पे एक बुल है, एक हॉर्स है, एक एलिफेंट और एक लॉयन और है। और यहाँ पे बीच में मैंने बोला धर्मवीर, यहाँ पे चक्र दिखा रखे हैं विच इज कॉल्ड स्पिनिंग व्हील। ये यहाँ पर है, चार एनिमल्स के नाम आप लोग यहाँ पे याद रखना। कहते हैं इसको हमने जो है बाद में अपने इंडिया के नेशनल एम्बलम में यहाँ पे जो है इसको ऐड करा था, जिसमें हमने बस एक मोटो, यहाँ पर एक संस्कृत का मोटो था विच वॉज कॉल्ड सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, बुराई की जीत नहीं होती है, इसको जो है ऐड कराया था। और ये जो कोट है, कहते हैं अगर पूछा जाए कहाँ से आया है कोट, तो ये कोट है आपका मुंडका उपनिषद से। और उपनिषद क्या होता है, किसी भी टीचर की टीचिंग को सिंपली कहते हैं उपनिषद। वहां से जो हमें कोट मिला, और इस व्हील को हम आज भी अपने नेशनल फ्लैग में जो है वो यूज करते हैं। ये कुछ बातें आप लोगों को जो याद रखनी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ जो टेराकोटा फिगर्स होती हैं वो बेक्ड क्ले, जो भुनी हुई क्ले होती है उसकी बनती है, जो बेक्ड क्ले होती है बेसिकली। चैत्या क्या था, विहारा क्या था, चैत्या बेसिकली वो हॉल थे जहां पे जो मॉन्क वगैरह होते हैं, चाहे बुद्धिस्ट के हो, और बेसिकली अशोका ने बनाया था तो बुद्धिस्ट के ही थे। अशोका जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो जो बुद्धिस्ट के जो मॉन्क होते थे, जो भिक्षु वगैरह जो वहां पे उनको फॉलो कर रहे होते थे, वो जो मॉन्क वगैरह होते थे, जैसे जैसे हम आज के टाइम पे तो खैर फालतू के बाबा होते हैं, वो जिनकी सिर्फ गेट पे आके नॉक करके पैसे लेके जाते हैं, आटा तो मना करते हैं। तो दिस इज द हार्श रियलिटी और द ट्रू रियलिटी और द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आर इंडिया। ठीक है, कहते हैं तो चैत्या जो है वो प्रेयर के हॉल होते थे, या वो श्राइन, वो मंदिर काइंड ऑफ, जहां पे जो मॉन्क वगैरह होते थे वो आके बैठ के मेडिटेट करते हैं या वर्शिप यानी कि पूजा कर लेते थे। विहारा क्या था, जहां पे वो मोनास्ट्री है बेसिकली, वो रेजिडेंशियल हॉल जहां पे जो बुद्धिस्ट के मॉन्क थे वो आके रेस्ट करते थे, पढ़ते थे, रहते थे बेसिकली। तो रहने के लिए बनवाया उनके लिए विहारा, और पूजा पाठ के लिए बनवाया उनके लिए चैत्य। अच्छा आप लोगों ने सांची में बने, सॉरी आप लोगों ने सांची में बने हुए ग्रेट स्टूपा के बारे में सुना होगा, सांची स्टूपा जिसे हम कहते हैं, जो कि अशोका ने बनवाया था, जो कि अब देखो सांची कहाँ पे आपका, सांची स्टूपा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो वो जो है आपके अशोका ने ही बनवाया था। ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल में से एक है इंडिया के आर्किटेक्चर का। स्टार्टिंग में जब बना था तो ये ब्रिक से बना था, बाद में जो है उसको स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह से उसको बड़ा करवाया गया था। अच्छा अब देखो आपसे लास्ट एक चीज यहाँ पे पूछी जा रही है, आपने देखा कि मगध में कितने एम्पायर आए, पहले हरियनका आया, हरियनका में आपके बिंबिसारा आया, अजात शत्रु वगैरह आया, फिर शिशुंगा डायनेस्टी आई जिसमें शिशुंगा आया, फिर नंदा आया जिसके अंदर महापद्मानंदा, धननंदा, महापद्मानंदा और धनानंदा, ऐसे कुछ रूलर्स आए। और लास्ट में जो है मौर्याज आए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर अशोका आया, फिर ये आए वो आए, ये चलता रहा। इतने एम्पायर आते हैं तो आखिर एम्पायर का डिक्लाइन आखिर होता क्यों है, क्यों एम्पायर आते हैं फिर नीचे जाते हैं, डिक्लाइन होते हैं, फिर नया एम्पायर फॉर्म होता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखो एम्पायर यहाँ पे अलग अलग फॉर्म क्यों होते हैं, पहली बात है क्योंकि जो कुछ रूलर्स आते हैं स्ट्रॉन्ग रूलर्स के बाद, जो कुछ यहाँ पे रूलर्स और आते हैं वो काफी वीक रूलर्स होते हैं। एक उसकी वजह से ऐसा होता है कि वो जो एम्पायर को प्रॉपरली जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। सेकंड यहाँ पे होगा रीजनल किंग, यहाँ पर होते हैं। रीजनल किंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऐसे किंग जो अलग अलग यहाँ पे रीजन में है। मान लो बेसिकली क्या है, ये एक बड़ा एम्पर था, ठीक है, बड़ा एम्पायर था, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से किंगडम है। जब ये किंगडम कोशिश करते हैं कि हाँ हम इससे इंडिपेंडेंट हो सके, हम इनसे अलग यहाँ पे हो सके, भी मुझे एम्पर के अंडर नहीं रहना, मुझे जो है अलग रहना है, दैट इज कॉल्ड आपके, तब जो है जो एम्पायर है वो डिक्लाइन की स्टेज में जाता है। जब कोई भी एम्पर, चाहे वो जैसे आपने औरंगजेब के केस में आप लोग आगे, अभी नहीं है, अच्छा सॉरी दैट वाज इन क्लास 8, एक जो क्लास 7th 8th 9th 10th आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है।
हैवी टैक्सेस वगैरह जो इम्पोज करते हैं, जो एम्पर्स वगैरह होता है, जिससे लोग जो है नाखुश होते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये जो रूलर है वो चला जाए। अगर जो इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो फॉरेन में रहने वाले हैं, वहां के एम्पर वगैरह, जब वो इन्वेड करते हैं, जब वो अटैक करते हैं, तब भी ऐसा होता है, जो फॉरेन इन्वेजन होते हैं, तो जो एम्पायर है वो वीक हो जाता है। अगर एम्पायर का साइज जो है वो बड़ा हो जाए बहुत, और जो किंग है वो उसको संभाल ना पाए, तब भी ऐसा होता है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, कैलामिटी आ गई, फ्लड आ गया, डिजास्टर हो गया, कुछ भी आ गया, तो ऐसा होता है। और अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी पुअर हो जाए, जहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन ही ना रहे, तब जो इन फैक्टर्स की वजह से जो एम्पायर है वो धीरे धीरे करके वीक होता है, और बाद में जो है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मैम यहाँ से जो है क्वेश्चन आपकी पूछ सकती है। और तो मैंने जो भी यहाँ पे नोट्स में डाला है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें ही है, बट कुछ जो नॉट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ जाएगा देखकर। बाकी ये जो आपके चैप्टर के नोट्स यहाँ पे रहे, आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों ने एंड तक देखा हो इस वीडियो को। अगर आई देखा हो एंड तक, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और इस वीडियो को स्प्रेड करो अपने और बच्चों तक जो है अपने प्यार दो। एंड आई रियली लव यू ऑल, सारे बच्चों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज अगेन 3000 सब्सक्राइबर्स। आगे इसको आपने और बढ़ाना है, 4 5 10 20 आपको आगे तक लेके जाना है। अगर मैं इस तरह से वीडियोस डाल रही हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करके जाओ बच्चों, एंड कमेंट करो वीडियो कैसी लगी बताओ आप लोग। थैंक यू सो मच, एंड अपनी अगली वीडियो में।